जहाँ हमने नेचर को इतना नुकसान पहुँचाया है वहाँ पे हम कभी कभार ये भी सोच लेते हैं कि हम नेचर को कंजर्व किस तरह करें। जितना डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स कुछ हद तक किया भी जा सकता है, लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास बच गए हैं, जो एनवायरनमेंट हमारे पास अभी है, हम उसको बचा कैसे सकें फर्दर पोल्यूशन से। तो उसके लिए जो हम अप्रोच अपनाते हैं वो उसको हम कहते हैं R3। अब वो 3 R's क्या हैं? वी हैव रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब है दैट इज द R1। अब R1 जो है दैट इज रिड्यूस। अब रिड्यूस का मतलब ये है कि वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम एट ऑल। अब इस प्रिंसिपल को हमें अपनी लाइफ में डिफरेंट जगहों पे यूज़ करना चाहिए। डेली लाइफ में हमें वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि जब हम पानी इस्तेमाल नहीं करें हाथ धोते हुए तो वी शुड टर्न द टैप ऑफ, कि जो पानी है वो एक्स्ट्रा यूज़ ना हो। जो बिजली है जैसे उसको सेव करना चाहिए, कि जो हमारी लाइट्स हैं, हमारे फैंस हैं, वो फालतू में ना चल रहे हो, जब हम रूम में नहीं है तो हम उसको बंद कर दें। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए रादर देन यूजिंग इंडिविजुअल कार्स, ताकि पोल्यूशन कम हो सके। और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस है तो वॉक को प्रेफर करना चाहिए। इसके साथ साथ जो फूड है जो इतने ज़्यादा मुश्किल से ग्रो होता है, इतना टाइम लगता है उसको हमारे तक पहुँचने में, हम उसको वेस्ट ना करें, बल्कि अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो हम किसी और ज़रूरतमंद को दे दें या किसी और एनिमल वगैरह को वो दे दें। तो इस तरह से हमें अपने जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है उसको कम करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए। अब दूसरा R है, द R2 इज रीयूज। रीयूज का मतलब होता है बार बार इस्तेमाल करना। तो वी शुड नॉट यूज़ थिंग्स जस्ट वंस, रादर हमें बार बार उन्हें यूज़ करना चाहिए। हमें मटेरियल्स जैसे कि ग्लास है, कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं, पेपर है, कपड़े हैं, इन चीज़ों को ये नहीं कि एक बार यूज़ किया तो फेंक दिया। हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं, रीपर्पस कर सकते हैं। हम उनको डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ कर लें। जैसे ग्लास कंटेनर्स में अगर कोई चीज़ आई है, जैम वगैरह आया है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है कि हम इस तरह से ग्लास कंटेनर्स को नहीं फेंकते। प्लास्टिक बॉटल्स को भी हम पानी के लिए यूज़ कर लेते हैं। जो ग्लास कंटेनर्स हैं उसमें अक्सर आपकी वालदा ने देखा होगा कि मिर्च मसाले डाल के रखे होते हैं। तो ये रीयूज़ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे फाइनेंसेस के लिए भी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, कि हम चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। अगर एक जगह वो यूज़ हुए हैं तो उनका एक नया पर्पस निकालें। इसी तरह कपड़े वगैरह, पेपर वगैरह को भी रीपर्पस करना चाहिए, उनको इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है रिसाइकल, द R3। रिसाइकल का मतलब है कि हम चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा यूज़ कर लें। अब वो रिसाइकल कैसे होते हैं? वी हैव पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिसाइकेबल मटेरियल्स हैं। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि वो जितनी प्लास्टिक हम बना चुके हैं, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होती। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म नहीं हो सकती। जब से प्लास्टिक ईजाद हुई है, हमने जितनी प्लास्टिक बनाई है वो सारी की सारी इस वक्त भी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रही है। तो एक ऐसी चीज़ है जो एक नीड बन गई है हमारी, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। हमारी फूड चेन कंटामिनेट हो रही हैं, हमारे वाटर जो है वो कंटामिनेट है, लैंड हमारा पोल्यूटेड है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो हैं वो डिकम्पोज नहीं होती, वो हज़ारों साल वहाँ पे जमी रहती हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम उसका यूज़ जो है उसको कम करें, फिर नहीं तो जो हम बना चुके हैं हम उनको रिसाइकल करें। जिस तरह प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं तो उनको रिसाइकल किया जा सकता है, उनसे और प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये रिसाइकलिंग का जो मैकेनिज़्म है उसको इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह पेपर है, पेपर भी एक रिसाइकलेबल मटेरियल है। जिस तरह बहुत ये जो न्यूज़पेपर्स और जो बुक्स होती हैं जो येलो पेजेस पे प्रिंट हुई होती हैं, ये रिसाइकल्ड पेपर होता है। ये वाइट ब्लीच पेपर जो एक्चुअल कमिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज या सिंथेटिक सोर्सेज नहीं होता। तो इस तरह से रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमारी गवर्नमेंट जो है उसने कंजर्वेशन के लिए कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं नेचर के कंजर्वेशन के लिए, और ये प्लान्स हमने बनाने कब शुरू किए? हमने 1992 में बनाने शुरू किए। उस टाइम पे पाकिस्तान ने डेवलप किया हमारा नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसका मेन पर्पस ये था कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें और हमारे जो उनका यूज़ है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। उसके अलावा जो हमारी फेडरल मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट की, उसने एक नेशनल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की हुई है।
उसके बाद 2006 में द UNDP ने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं मैस अवेयरनेस फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं ये समहाउ हमारे जो अवेयरनेस भी क्रिएट करती हैं और कुछ हद तक कंजर्व भी कर रहे हैं रिसोर्सेज को। फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते हैं स्कोप, दैट इज सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये गवर्नमेंट के साथ काम करती है टू क्रिएट मैस अवेयरनेस एंड वो रिसर्च परफॉर्म करती है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। WWF जो है वो काम करी है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत काम करी है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको भी कंजर्व करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर में मैन और उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर चीज़ को पढ़ा है। हमने हर इंटरैक्शन को डिटेल में देखा है कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से किस तरह से इंटरैक्ट करता है, उससे क्या फ़ायदे ले रहा है और उसको क्या नुकसान दे रहा है, और कौन कौन से किस किस तरह के रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल नाउ। This is your biology instructor Zainul Arfin from tutoria.pk.